हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, इसके एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये इस बुक के फर्स्ट यूनिट का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की मैं एक पार्ट और पहले अपलोड कर चुकी हूँ और इससे पहले भी मैं एक और क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देखिए और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो गाइज, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये है, आपके अनुसार राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इससे पहले मैं इस क्वेश्चन का एक और पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसके मैंने 5 पार्ट इससे पहले करा दिए हैं। 5 पॉइंट, इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट में करा चुकी हूँ, 5 आज कराऊंगी। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसका क्या महत्व होता है या फिर उसकी क्या उपयोगिता होती है और क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसके बारे में बताना था, जिसके मैं 5 पॉइंट करा चुकी हूँ। पहला पॉइंट इसका नीतियों में सुधार था, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा, शासन व्यवस्था में सुधार। तीसरा, विकास स्तर में बढ़ोतरी। वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक अध्ययन और संरचनात्मक दृष्टिकोण, ये मैं करा चुकी हूँ। अब इसके आगे के जो 5 पॉइंट हैं वो मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट करा चुकी हूँ। 6 पॉइंट से मैं कराऊंगी आपको। सॉरी, 5 पार्ट नहीं, 5 पॉइंट करा चुकी हूँ। 6 पॉइंट से मैं कराऊंगी। और ये जो हमारा 6 पॉइंट होने वाला है इसका नाम है वैज्ञानिक कठोरता। तो तुलनात्मक राजनीति का हम महत्व कह सकते हैं या फिर उपयोगिता या फिर लाभ कह सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस। तो तुलनात्मक राजनीति की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि उसमें वैज्ञानिक कठोरता होती है, मतलब उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। उसको वैज्ञानिक कठोरता का मतलब ये कि उसको मतलब उसके तकनीकी रूप से जांच पड़ताल की जाती है। उस पर सोच समझ करके तर्क वितर्क से तभी तर्क वितर्क किए जाते हैं और तभी उसको अपनाया जाता है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे क्या है। तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक कठोरता पाई जाती है क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश के संविधान से तुलना तो कर लेता है, लेकिन उसे अपने संविधान में परिवर्तन करने में तथा देश में लागू करने में काफी समय लगता है। इसी को वैज्ञानिक कठोरता कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे किसी देश की जो सरकार है, अमेरिका मान लेते हैं, अमेरिका की जो सरकार है उसने अपने देश में कोई नीति बनाई। ऐसे हमारा इंडिया है। अमेरिका जो है वो तो एक डेवलप्ड कंट्री है और हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो विकासशील देश है और अमेरिका जो है वो मतलब उसका विकास हो चुका है और हमारे इंडिया जो है वो विकास कर रहा है। अब अमेरिका ने अपने देश में कोई भी नीति बनाई जो उसके देश के लिए मतलब लाभदायक है। और अगर हमें ये होता है तुलनात्मक राजनीति में कि हम किसी दूसरे देश ने जो जो नीतियां बनाई है या फिर कुछ अगर अपने देश के विकास के लिए कुछ काम किया है तो कोई देश अगर उसको अपना रहा है तो वही हमारी तुलनात्मक राजनीति होती है। अब ऐसे अमेरिका ने अपने देश के लिए कोई नीति बनाई है जिससे उसका लाभ हो रहा है, उसको फायदा पहुंच रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया भी उसकी कॉपी करके वही नीति अपना लेगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में। अगर इंडिया उसके देश की जो नीति है उसको पढ़कर, उसको अच्छे से समझकर, उसको अगर अपनाएगा तो उसका अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, उसका विश्लेषण करेगा, व्याख्या करेगा और अपने देश की जो सरकार है, मतलब कि अपना जो देश है उसके अकॉर्डिंग उस नीति को फॉलो करेगा। ये देखिए, एज इट इज वैसे ही फॉलो कर ली, ऐसे नहीं फॉलो किया जाएगा। उसको अच्छे से, अगर उसके देश में वो जो नीति है जो अमेरिका ने बनाई है वो नीति अगर वो फिट हो रही है, अच्छे से उसका बेनिफिट मिल रहा है या फिर उसका जो इंडिया है उसका लाभ हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तभी वो उसको अपनाएगा। तो ये वैज्ञानिक कठोरता होती है। अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, उसमें काफी समय लगता है और फिर जाकर जो है एक देश में कोई नीति अपनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश में, जब देश में क्या, हर देश में ऐसा ही होता है। जब भी कोई सरकार नीति बनाती है तो पहले उससे बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, उस पर बहुत सारी चर्चा होती है पार्लियामेंट में भी। और फिर उसके ऊपर कभी कभार तो आंदोलन भी हो जाते हैं। अगर कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आती है वो नीति तो आंदोलन भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही होता है, उसको अच्छे से वह सोच विचार करके जब उसको अपनाया जाता है और उसमें काफी समय लग जाता है। जिस तरह संविधान में खोज परख की जाती है तथा समय लगता है, उसी तरह देश संविधानों का अध्ययन करके
तुलना तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन तथा नीतियों को अपने देश में लागू करने में भी देशों को बहुत समय लगता है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, तुलनात्मक राजनीति में एक देश की सरकार दूसरे देश के जो संविधान होते हैं, दूसरे देश का जो संविधान होता है उसको पढ़ते हैं, उसकी नीतियों के बारे में जानते हैं। तो वो उनका अध्ययन तो कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं उनका अध्ययन करके फौरन से उनकी जो नीतियां हैं वो एकदम अपना लेंगे, अपने देश में परिवर्तन कर लेंगे पूरी तरह से। ऐसा नहीं होता। उन्हें अपने देश की जो वीकनेस होती है, अपने देश की जो पावर्स होती है, उनके बारे में उन्हें पता होता है। जब उन्हें अपनी वीकनेस और अपनी पावर्स के बारे में पता होगा तभी वो उसके अकॉर्डिंग अपने देश में परिवर्तन करेंगे, अपने देश का विकास करेंगे। वे हर एक पहलू पर सोच विचार करते हैं, खोज परख करते हैं तथा अपने देश के लोगों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करके लागू करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसी को वैज्ञानिक कठोरता कहा जाता है। अब 7वां पॉइंट रहेगा हमारा 7 पॉइंट, मूल्य मुक्त अध्ययन यानी कि प्राइस फ्री स्टडी। तुलनात्मक सरकार के विद्वान अपना अध्ययन कुछ मूल्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, परंतु तुलनात्मक राजनीति के विद्वान मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं। जो तुलनात्मक सरकार और ये एक तरह से तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति में डिफरेंस भी आ जाएगा कि जो तुलनात्मक सरकार के विद्वान होते हैं, तुलनात्मक सरकार का मतलब होता है जैसे कोई देश है, किसी देश की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ तुलना कर रही। और सरकारों में कौन कौन आता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 आती है हमारी सरकार में। तो जब इन तीनों की तुलना दूसरे देशों की तुलना, जैसे हमारे भारत की जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, इसकी तुलना किसी दूसरे देश की सरकार से हो रही है तो वो हमारी तुलनात्मक सरकार होगी। तो जो तुलनात्मक सरकार होती है वो मूल्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो जो तुलनात्मक सरकार होती है वो मूल्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं, और जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो मूल्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन नहीं करते, मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में। तो तुलनात्मक राजनीति में ये किया जाता है कि जो अध्ययन होता है वो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में ही किया जाता है। किस तरह से होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का उपयोग किया है, क्योंकि राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन कार्यों और प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए राजनीतिक व्यवस्था लाभदायक यंत्र के रूप में प्रयोग की जाती है। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है राजनीति का, उसको एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लिया जाता है। मतलब कोई भी सरकार है, अगर वो कोई भी जैसे कि देश है, उसमें किसी दूसरे देश की बारे में बताया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, उसके दूसरे देश की राजनीति का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसको राजनीतिक व्यवस्था के रूप में ही लिया जाता है। उसी के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। उसकी प्रणालियों का अध्ययन भी, उसके कार्यों का, उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर किया जाता है और तभी उसका लाभ होता है। अब इसका 9th पॉइंट रहेगा हमारा अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक अंतर अनुशासनात्मक धारणा है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विद्वानों के ज्ञान की सहायता करने की जरूरत को स्वीकारता है। तो ये जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, इसमें क्या किया जाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में समाजशास्त्र को भी शामिल किया जाता है, मनोविज्ञान को शामिल किया जाता है, मानवशास्त्र को, अर्थशास्त्र को, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और जितने भी सामाजिक विद्वान होते हैं उनको मतलब जो हमारी राजनीति है, राजनीति के साथ साथ इन सभी जो सब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम, एक तरह से, या फिर विषय कह सकते हैं, और विषय सब्जेक्ट एक ही होता है। तो ये सारे जो विषय, इन सभी का अध्ययन साथ साथ में किया जाता है तुलनात्मक राजनीति के। अब लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा व्यवस्था मूलक दृष्टिकोण। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, और फिर इसके बाद हमारी जो वीडियो है और ये यूनिट भी इस वीडियो में एंड हो जाएगा। इसके बाद हम इस जो बुक है इसका नेक्स्ट यूनिट करेंगे, 2nd यूनिट। तुलनात्मक राजनीति में संविधान के अध्ययन के बजाय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को ज्यादा जरूरी माना जाता है और उसी के आधार पर राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो होती है उसमें संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है
संविधान के अध्ययन के बजाय जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके अध्ययन को ज्यादा माना जाता है, ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो संविधान का अध्ययन होता है उस पर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जैसे कि हमारी अगर हम भी देखें तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और स्कूल लेवल पर भी आपको ही बताया गया होगा कि कार्यपालिका के क्या काम होते हैं, न्यायपालिका के क्या काम होते हैं और जो विधायिका होती है उसके क्या काम होते हैं। और आपको ये नहीं बताया गया होगा कि जो संविधान है उसके क्या कितने कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल है। ये मतलब ये बेसिक सी चीजें छोटी छोटी बताई गई होंगी, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा। अभी अभी तो ये याद नहीं होगा आपको। और अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद किसमें किस चीज की बात की जा रही है, किस आर्टिकल में, तो ये सब आपको नहीं पता होगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि जो कार्यपालिका है, विधायिका है, जो न्यायपालिका, उसके क्या क्या काम है। तो यही हमारी राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो इस पर ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब महत्व दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। और उसी के आधार पर जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं और संस्थाएं होती हैं उनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। मतलब किस किस तरह से प्रोसेस कर रही है राजनीति और संस्थाएं किस किस तरह से बन रही हैं। तो संस्थाओं का क्या क्या प्रोसेस है वो सब इसमें किया जाता है। परीक्षणों के आधार पर ये सिद्ध हो चुका है कि किसी भी देश की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के मूल में तीन शक्तियां काम करती हैं: राज्य सत्ता, शक्ति का एक अधिकार और शक्ति तंत्र। तो हमें ये पता चला है, जब हमने परीक्षण किए, जांच पड़ताल की, तो हमें ये पता चला कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो तीन तरह से काम करती है। एक तो राज्य सत्ता होती है, शक्ति का एक अधिकार होता है, मतलब शक्ति उनके पास होती है, और शक्ति तंत्र। इन तीनों शक्तियों के आधार पर ही किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य और अनौचित्य सिद्ध किया जा सकता है। सो गाइज, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।